कल्पना कीजिए कि महीनों से ना एक बहुत ही खास दोस्त के लिए एक शानदार सरप्राइज पार्टी की योजना बन रही है। अच्छा। हाँ, शानदार वेन्यू बुक हो चुका है, बेहतरीन केटरिंग फाइनल है, सारे करीबी दोस्तों को न्योता जा चुका है और ठीक पार्टी वाले दिन क्या हुआ? अचानक पता चलता है कि वो जो दोस्त है ना, वो अपने सारे खास मेहमानों को लेकर पड़ोसी के घर अपनी खुद की पार्टी होस्ट कर रहा है। अरे बाप रे! और वो भी ठीक उसी पड़ोसी के घर जिससे उस दोस्त के पिछले कई सालों से बोलचाल तक बंद थे। बिल्कुल, मतलब ये किसी भी इंसान के लिए ना एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, सही कहा। ऐसा झटका जिससे उभरना आसान नहीं है। या फिर इसे क्रिकेट के मैदान से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही अहम खिताबी मुकाबला चल रहा है, मुकाबला एकदम कांटे का है और अचानक टीम का सबसे बड़ा स्टार स्पिनर और टीम का ओप कप्तान मैच के बीच में ही ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उन्होंने विरोधी टीम की जर्सी पहनी होती है। बिल्कुल, सुनने में ये बातें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है ना, लेकिन राजनीति के मैदान पर कभी-कभी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, और आज की इस चर्चा में हम ऐसे ही एक विषय पर बात करने वाले हैं। एकदम, आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही सियासी भूचाल को डिकोड करने वाले हैं जिसने 13 साल पुरानी आम आदमी पार्टी की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा भूचाल जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या पंजाब की विधानसभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने देश की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। और वो भी कैसे? पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने अचानक एक साथ, मतलब एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक कह सकते हैं इसे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है और चूंकि राजनीति एक ऐसा विषय है जहां भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं। बिल्कुल, तुरंत आहत हो जाती हैं। तो इसलिए इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी विचारधारा का हो या दक्षिणपंथी, उसका झंडा उठाना या उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। एकदम, हम सिर्फ एक विश्लेषक की तरह उन तथ्यों, बयानों और उस रणनीतिक गणित को निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे ताकि इस बड़े उलटफेर के पीछे की असली कहानी समझ में आ सके। तो अगर सीधे उन नामों पर आए जिन्होंने ये कदम उठाया है, तो इनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह भी हैं इसमें। हाँ, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। इन सभी ने एक साथ अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में विलय कर लिया है। यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब अक्सर जब कोई एक नेता अपनी पार्टी छोड़ता है तो रातों रात उसे बागी या गद्दार घोषित कर दिया जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन जब 7 लोग एक साथ एक ही दिन एक ही कदम उठाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू है। बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, ये कानून तो कहता है कि अगर आप अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी सांसदी या विधायकी तुरंत रद्द हो जाएगी। फिर इन 7 नेताओं ने अपनी कुर्सी, अपनी सांसदी कैसे बचा ली? यहाँ क्या कानूनी पेंच फंसा है? मैं यही सोच रहा था। मैं बताती हूँ। इसी कानूनी पेंच में ना इस पूरी घटना का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक छिपा है। अच्छा? हाँ, दल बदल विरोधी कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी नेता निजी स्वार्थ के लिए रातों रात पाला ना बदल ले। हाँ, ताकि खरीद फरोख्त ना हो। बिल्कुल। इस कानून के तहत एक नेता के अकेले जाने पर वाकई उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, लेकिन इस कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। एक तरह का कानूनी रास्ता है। वो रास्ता क्या है? कर किसी पार्टी के लिए कम से कम 2/3 सदस्य 2/3 एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में अपनी पुरानी पार्टी का विलय कर देते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। अच्छा, तो अगर हम आम आदमी पार्टी का गणित देखें, उनके राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। हाँ, 10 थे। जरा इसका गणित लगाइए। 10 का 2/3 कितना हुआ? 10 का 2/3 हुआ लगभग 6.66। मतलब 7। हाँ, मतलब कानूनन अगर सदस्यता बचानी है तो कम से कम 7 सांसदों का एक साथ टूटना और दूसरी पार्टी में जाना जरूरी था। बाप रे, एक भी सांसद कम होता तो सबकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती। बिल्कुल, एक भी काम होता तो सबकी सांसदी चली जाती। 7 सांसदों की जरूरत थी और ठीक 7 ही गए। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये कोई रातों रात गुस्से में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। एकदम नहीं, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई सोची समझी रणनीतिक चाल थी। ये तो साफ दिख रहा है।
सोचिए ना, 7 अलग अलग सांसदों को एक साथ एक ही पन्ने पर लाना, कागजी कार्रवाई पूरी करना, राज्यसभा के सभापति को एकदम सही समय पर दस्तावेज सौंपना, और वो भी ऐसे कि किसी को कानो कान खबर न हो। वही तो। इस पूरी प्रक्रिया की भनक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को न लगने देना, ये कोई आसान काम नहीं है। हर एक कदम कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित करके उठाया गया था। ये तो वाकई शतरंज की एक बहुत गहरी चाल है। और इस पूरी बिसात के केंद्र में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आ रहा है वो है राघव चड्ढा। बिल्कुल, राघव चड्ढा सबसे बड़ा नाम है इसमें। ये कोई आम नेता नहीं है जो कल पार्टी में आए हो। 15 साल से वो इस पार्टी की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। राजनीति में 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, खासकर एक ऐसी पार्टी के लिए जिसकी अपनी उम्र ही महज 13 साल है। सही बात है। वो तो अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े हैं ना। हाँ, वो पार्टी के संस्थापकों के साथ काम कर चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। बिल्कुल। फिर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, और जब पंजाब में पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया। पंजाब की राजनीति में तो उनका रसूख ऐसा था कि पर्दे के पीछे उन्हें सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। सच में? सुपर सीएम। हाँ, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, और व्यक्तिगत स्तर पर भी अरविंद केजरीवाल के साथ उनके रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं। हाँ, 2023 में परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी की तस्वीरें तो हमने देखी हैं। बिल्कुल, जहाँ केजरीवाल एक बड़े भाई की तरह बहुत ही गर्मजोशी के साथ शामिल हुए थे। एकदम। उस समय दोनों के बीच एक गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत जुड़ाव दिखता था। लेकिन अगर हम इस टूटते रिश्ते की टाइमलाइन पर नजर डालें ना, जी। तो दरार की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। जब उन्हें जेल जाना पड़ा था। हाँ, वो पार्टी के लिए सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? जब पूरी पार्टी सड़कों पर थी, हर एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था, तब पार्टी का इतना बड़ा रणनीतिकार और इतना बड़ा चेहरा अचानक परिदृश्य से गायब कैसे हो गया? यही वो मोड़ था जहां से दूरियां सार्वजनिक होने लगीं। मतलब? उस भारी संकट के दौरान राघव चड्ढा ने अपनी आंखों के इलाज का हवाला दिया और विदेश का रुख कर लिया। हाँ, वो काफी समय तक लंदन में थे। बिल्कुल, वो कई महीनों तक विदेश में ही रहे, और उन्होंने खुद को इस पूरे विवाद और पार्टी के संकट से लगभग पूरी तरह से अलग कर लिया। तो अगर एक आम नजरिए से देखें, जब जहाज भयानक तूफान में फंसा हो और मुख्य नाविक आंखों के इलाज के लिए अचानक समुद्र पार चला जाए, तो बाकी लोगों को शक तो होगा ही। बिल्कुल। जहाज पर मौजूद बाकी लोगों के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है, और इसी शंका और सुगबुगाहट के बीच इसी महीने यानी अप्रैल 2026 की शुरुआत में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें गजब की विडंबना है। हाँ, उस फैसले ने दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को एक नया ही मोड़ दे दिया। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी के चलते राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। अब सोचिए, घर के मालिक ने सुरक्षा के लिए पुराना ताला हटाकर एक नया ताला जड़ दिया। और मजे की बात देखिए, उस नए ताले वाले ने ही घर की चाबियां विरोधियों को सौंप दी। एकदम सटीक, क्योंकि केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाया था। हाँ। और जिस दिन राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर रहे थे, उनके ठीक बगल में वही नए उपनेता अशोक मित्तल भी बैठे थे, और वो भी बीजेपी में जा रहे थे। बिल्कुल। ये दृश्य ये समझने के लिए काफी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीन पर चल रही असलियत से कितना कट चुका था। सच में। लेकिन यहाँ सिर्फ चेहरों का जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। राघव चड्ढा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा ना, वो पार्टी के लिए कहीं ज्यादा बड़ा झटका है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हिंदी में अपने बयान का सार रखते हुए कहा कि मैं एक गलत पार्टी में सही इंसान हूँ। गलत पार्टी में सही इंसान? लेकिन जो इंसान 26 साल की उम्र में पार्टी का कोषाध्यक्ष बना, हाँ, जिसने इतने सालों तक पार्टी की नीतियां बनाई, उसका ढांचा खड़ा किया, वो अचानक से गलत पार्टी कैसे कह सकता है? वही तो बात है। क्या ये सिर्फ अपनी राजनीतिक दिशा बदलने का एक बहाना नहीं है? देखिए, राजनीति में बयान अक्सर सिर्फ सफाई देने के लिए नहीं दिए जाते। तो फिर किस लिए? बल्कि सामने वाले के नैतिक आधार को तोड़ने के लिए भी दिए जाते हैं। अच्छा, नैरेटिव सेट करने के लिए। बिल्कुल। राघव चड्ढा ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वो अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनका इशारा इस बात पर था कि पार्टी देश हित के बजाय व्यक्तिगत फायदों और भ्रष्ट लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, जब एक संस्थापक सदस्य ऐसे आरोप लगाता है, तो ये जनता के बीच पार्टी के उस मूल विचार को ध्वस्त करता है जिस पर वो खड़ी हुई थी।
और शायद यही कारण है कि इस दलबदल में सिर्फ खांटी राजनेता ही शामिल नहीं है। आपका मतलब सेलिब्रिटीज से है? हाँ, अगर हम जाने वालों की सूची को ध्यान से देखें तो इसमें हरभजन सिंह जैसे वर्ल्ड क्लास पूर्व क्रिकेटर हैं। हाँ, स्वाति मालीवाल जैसी एक्टिविस्ट हैं। हरभजन सिंह का जाना इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने 2021 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। हाँ, और फिर 2022 में पार्टी ज्वाइन की थी। वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा थे। पंजाब जैसे राज्य में उनकी एक अलग मास अपील है। और स्वाति मालीवाल का केस तो और भी अलग है। हाँ, वो तो सालों तक दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रहीं। उनके तो पार्टी से रिश्ते मई 2024 में ही बिगड़ गए थे ना? बिल्कुल, जब अरविंद केजरीवाल के एक करीबी विभव कुमार पर उनके साथ कथित मारपीट के गंभीर आरोप लगे थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब समाज के इतने अलग अलग वर्गों से आए लोग, चाहे वो क्रिकेटर हों, महिला अधिकार कार्यकर्ता हों, अशोक मित्तल जैसे शिक्षाविद हों या राघव चड्ढा जैसे पेशेवर हों, हाँ, जब ये सब एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो क्या ये पार्टी के बुनियादी ढांचे में आ चुकी किसी बड़ी खामी का संकेत है? मैं मानती हूँ कि इस सवाल का जवाब ना पार्टी के जन्म की कहानी में ही छिपा है। वो कैसे? पार्टी की कोर आइडेंटिटी या मूल पहचान यही थी कि ये एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज है। अन्ना आंदोलन की बात कर रही हैं आप? हाँ, इसका वादा था कि समाज के अलग अलग हिस्सों से अच्छे और साफ सुथरी छवि वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, कार्यकर्ता, ये सब एक साथ आएंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, यानी वो पारंपरिक राजनीति का हिस्सा नहीं थे, वो बदलाव का प्रतीक थे। सही कहा, वो एक ऑल्टरनेटिव थे। और जब बदलाव का प्रतीक माने जाने वाले वही चेहरे आज उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार और सिद्धांतों से समझौते का आरोप लगाकर बाहर निकलने लगे, तो ये उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा वैचारिक संकट बन जाता है। एकदम, ये उस नैरेटिव को तार-तार कर देता है जो उन्होंने जनता के बीच इतने सालों में बड़ी मेहनत से गढ़ा था। और जब नैरेटिव टूटता है ना, तो प्रतिक्रियाएं भी बहुत तीखी होती हैं। हाँ, रिएक्शन तो आना ही था। राजनीति का एक पुराना अलिखित नियम है, जब तक नेता पार्टी के साथ खड़ा है वो एक महान जनसेवक है, और जैसे ही वो पार्टी छोड़े वो पल भर में गद्दार बन जाता है। इस घटना पर पुरानी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो इसी नियम को पुष्ट करता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल की त्वरित प्रतिक्रिया आई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है। और संजय सिंह का बयान तो इससे भी ज्यादा कड़वा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी ने इन लोगों को जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया और बदले में इन्होंने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा है। पीठ में छुरा घोंपा है, ये बहुत कड़े शब्द हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं। इस बयान में जो गुस्सा है वो सिर्फ 7 लोगों के जाने का नहीं है। अगर ध्यान दिया जाए तो इन दोनों बयानों में एक शब्द बार बार आ रहा है। कौन सा शब्द? पंजाब। अच्छा, हाँ, ये इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें से 6 सांसद पंजाब से आते हैं। और ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगले इस साल यानी फरवरी या मार्च में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले। यही बात इस पूरी रणनीति को समझाती है। मतलब ये सब टाइमिंग का खेल है। बिल्कुल। चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले राज्य के 6 बड़े और रसूखदार चेहरों का एक साथ पार्टी छोड़कर मुख्य विपक्षी दल में शामिल हो जाना, ये तो भगवंत मान की पंजाब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। और राजनीतिक झटका भी। ये पार्टी कैडर का मनोबल तोड़ने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। राजनीति में टाइमिंग कभी भी संयोग नहीं होती। हाँ, ये तो तय करके किया गया होगा। ये राजनीतिक अवसरवाद और चुनावी गणित का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां चुनाव से ठीक पहले शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया है। टाइमिंग की बात करें तो राघव चड्ढा का ये भांप लेना कि कब पुरानी पार्टी के भीतर उनका प्रभाव कम हो रहा है, हाँ, और कब बाहर एक बड़ा अफसर उनका इंतजार कर रहा है, हाँ, ये उनकी तेज राजनीतिक समझ को भी दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। लेकिन हम सिर्फ एक राज्य की बात क्यों करें? इस पूरे दल बदल का असर सिर्फ पंजाब या दिल्ली तक सीमित थोड़ी रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो पूरे देश की संसद का गणित ही बदल दिया है। हाँ, राज्यसभा के समीकरणों के लिहाज से ना ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। इन 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उच्च सदन की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। वो कैसे? अगर हम ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो अब राज्यसभा में बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। बाप रे। और अगर हम पूरे एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो आंकड़ा 147 तक पहुंच गया है। सोचिए, 147 सीटों का मतलब है कि सत्ता पक्ष के पास अब राज्यसभा में एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित बहुमत है। और विपक्ष का क्या हाल है? दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, जिसे
इंडी गठबंधन कहा जाता है, वो अब सिमट कर केवल 78 सांसदों पर आ गया है। सिर्फ 78? हाँ, इसके अलावा 19 सांसद अन्य दलों के हैं और एक सीट अभी खाली है। जरा सोचिए, जिस पार्टी के राज्यसभा में 10 मजबूत सांसद थे जो सरकार के हर फैसले पर मुखर होकर बोलते थे, हाँ। अब उनके पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, संजय सिंह, बलबीर सिंह और एनडी गुप्ता। पार्टी बहुमत से गिरकर एकदम हाशिए पर आ गई है। और दूसरी तरफ जो लोग गए हैं उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। वो तो बदलेंगे। राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की संकल्प शक्ति की जमकर तारीफ की। उन्होंने सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि जानबूझकर उन मुद्दों का जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे रहे हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने आतंकवाद की जड़ें उखाड़ने और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लिए गए कड़े फैसलों का हवाला दिया। ये अचानक आया हृदय परिवर्तन नहीं है, ये नई पार्टी की विचारधारा के साथ खुद को जोड़ने की एक सोची समझी प्रक्रिया है। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर जोरों पर है कि राघव चड्ढा को उनके इस कदम के लिए जल्दी एक मंत्री पद का इनाम भी दिया जा सकता है। हाँ, राजनीति में ऐसी उम्मीदें तो हमेशा रहती हैं। लेकिन इस व्यक्तिगत राजनीति से इतर अगर हम देश की राजनीति के नजरिए से देखें तो इस 147 के भारी बहुमत का सत्ता पक्ष के लिए असल मायने में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ और सीधा है। भारत की विधायी प्रक्रिया में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी बहुत अहम भूमिका होती है। हाँ, बिल तो दोनों जगह पास कराने होते हैं। बिल्कुल। राज्यसभा को अक्सर एक स्पीड ब्रेकर की तरह देखा जाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार सरकारें लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत में होती हैं और वहां से बिल आसानी से पास करा लेती हैं। हाँ, लेकिन राज्यसभा में आंकड़े कम होने की वजह से उनके कई महत्वपूर्ण और बड़े नीतिगत बिल अटक जाते हैं या उन्हें समझौते करने पड़ते हैं। यानी जो एक अड़चन थी, जो एक बड़ा रोड़ा था, वो अब लगभग खत्म हो गया। एकदम। अब इस नए गणित के बाद सत्ता पक्ष के लिए उच्च सदन में कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेना या कोई भी कड़ा कानून पास कराना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यह राष्ट्रीय राजनीति और नीति निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा और दूरगामी बदलाव है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, हाँ, हमने देखा कि कैसे 13 साल के एक छोटे से सफर में एक पार्टी ने अपना सबसे बड़ा विभाजन झेला। कैसे दलबदल कानून की बारीकियों और उसके अपवादों का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया ताकि सांसदों की सदस्यता भी बची रहे और पार्टी भी बदल जाए। और हमने ये भी समझा कि इस दल बदल में सिर्फ रणनीतिकार ही नहीं गए, हाँ, बल्कि वो चेहरे भी शामिल हैं जो किसी समय में पार्टी के उस वैचारिक आधार का प्रतीक माने जाते थे जिसके दम पर वो खड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हमने ये देखा कि कैसे एक राज्य के चुनावों से ठीक पहले की गई राजनीतिक घेरेबंदी ने राष्ट्रीय स्तर पर देश की संसद का पूरा नक्शा रातों रात बदल कर रख दिया। बिल्कुल। अब जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं ना, उनके मन में एक सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। क्या सवाल? कि राजनीति के इस शतरंज से एक आम नागरिक की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ेगा? ये तो नेताओं की कुर्सी का खेल है, लेकिन इसका असर आम नागरिक पर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। राज्यसभा का ये जो नया गणित बना है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये नया बहुमत तय करेगा कि आने वाले समय में देश में कौन से नए कानून बनेंगे, देश की नीतियां किस दिशा में जाएंगी और उन कानूनों का देश के हर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ेगा। हाँ, संसद में संख्या बल का इस तरह से बदलना ना देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कारक है। क्योंकि नीतियां संसद के गलियारों में जरूर बनती हैं, लेकिन उनका सीधा प्रभाव सड़क पर चलने वाले आम इंसान पर ही पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। ये एक ऐसा सवाल है जो तथ्यों से बाहर निकलकर हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाता है। इस पर हर किसी को सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। हम सभी ने देखा है कि एक पार्टी जिसका जन्म ही सड़कों पर हुए एक विशाल भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन से हुआ था, बिल्कुल, जिसने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी पुरानी व्यवस्था को बदलने का दावा किया था, आज उसी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे उसी पार्टी पर भ्रष्टाचार और समझौतावादी होने का आरोप लगाकर उसे छोड़ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आधुनिक लोकतंत्र में वैकल्पिक राजनीति या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की उम्र बहुत छोटी होती है? सोचने वाली बात है। क्या कोई भी आंदोलन पर आधारित पार्टी जो एक पुरानी और सड़ चुकी व्यवस्था को बदलने के लिए जन्म लेती है, समय के साथ व्यवस्था को बदलने की कोशिश में अंततः खुद उसी पुरानी व्यवस्था का ही एक हिस्सा बन जाने को मजबूर हो जाती है?
क्या सत्ता का स्वरूप ही ऐसा है कि वो हर आंदोलन की आग को बुझाकर उसे अपने सांचे में ढाल लेता है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने आसपास की राजनीति में ढूंढना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।